तो सबसे पहले तो ये समझिए क्लियरली कि आप कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आईएएस की एग्जाम नहीं है, इट इज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तब क्या कोई और आके आपको एक्सप्लेन करेगा? नहीं। तो ये आप खुद से डे वन ऑफ लर्निंग है आपकी कि आप नोटिफिकेशन खुद सर्च करें, खुद डाउनलोड करें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि नेक्स्ट 2 years ऑफ योर लाइफ विल बी shaped by this decision. So decision making in the first 30 days is one of the most crucial qualities that you need to build. Because यूपीएससी में डायरेक्टली किसी भी बुक से क्वेश्चन नहीं आता. It is going to be a very bold statement, but I am telling you that there will be no direct question from any book. अगर कोई बोलता है कि ये बुक पढ़ लो इससे क्वेश्चन आते हैं, इट्स अ लाई. सो यू कैन कंसिडर लाइब्रेरी. यहाँ पे जाने के टाइम पे कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि ग्रुप्स बना लेते हैं लोग लाइब्रेरी में, फिर करते हैं चाय पे चर्चा. ये अवॉइड करो, क्योंकि वहां पे पढ़ने जा रहे हो, चाय पे चर्चा करने नहीं जा रहे हो. डेली रूटीन फर्स्ट 30 डेज में बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 2 years. And this will help you become consistent and get a rank. It is said that if you want to win your day, you must win your mornings. Similarly, if you want to win your UPSC journey, you must win the first 30 days of your preparation. Hi everyone, my name is Neetu Tiwari. I am faculty and mentor at UPSC Prep. I have written multiple civil services mains, forest services mains, and my state services mains. Also, I have guided and mentored multiple aspirants and interacted with them. Many of my friends got selected into the forest service and civil services. And after talking to everybody and mentoring hundreds of aspirants, I know अगर आपका स्टार्ट सही नहीं है तो आपकी पूरी जर्नी केवल डैमेज कंट्रोल में चली जाती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट राइट. एंड ये जो वीडियो है आज का, ये मेरे दिल से आ रहा है. I am going to pour all my experiences and knowledge to ensure that you start right. So let us begin with today's session. सबसे पहली चीज and the most important thing is to know your why you want to give this examination. and ये कोई ऐसे क्लीशे नहीं है कि आपका why अगर सही होगा तो आपका how अच्छा जाएगा. I'm not saying it for that, because आप सोचिए, if you become a civil servant, you will spend your 30 to 35 years in serving the society and serving as a civil servant. सो आपका अगर वाई क्लियर नहीं है तो फिर आपको जर्नी में मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. तो जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट इज योर वाई. सो वाई के रीजंस कई ऐसे होते हैं कि नेबर के बेटे का क्लियर हो गया, बेटी का क्लियर हो गया, तो पेरेंट्स के लिए या रिलेटिव्स के लिए. सो पेरेंट्स आर सेइंग, रिलेटिव्स आर सेइंग, इनका ड्रीम था, इनको प्राउड फील करवाना है. सो दीज कैन बी लाइक वन ऑफ द रीजंस. तो आप देखिए क्या आपका कोर रीजन ये है. यू शुड नो योर कोर रीजन. मेनी ए टाइम सिर्फ एक रीजन नहीं होता, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, पर सबसे इंपॉर्टेंट एंड कोर रीजन क्या है वो आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है. सेकंड, ऐसा हो सकता है कि आपको पावर, प्रेस्टीज, फेम ये सब चाहिए. आपने ग्रैंड एंट्री की वीडियो देख ली, कोई आपने कोई एक मूवी देख ली जिसमें आपने देखा कि आईएएस है, अपना बदला ले रहा है, या फिर कैसे आईएएस बन गया, मतलब एकदम रोमांटिसाइजेशन ऑफ द जर्नी एंड एवरीथिंग इज शोन इन अ मूवी और इन अ वेब सीरीज और एनीथिंग. तो आपका क्या मोटिवेशन ये है, या फिर कोई एक इनर मोटिवेशन है, या कोई पर्सनल एग्जैक्ट वेरी वेरी पर्सनल आपका रीजन है. जैसे कि बहुत सारे मैंने टॉपर्स को सुना है, मेरे फ्रेंड्स को सुना है कि उन्होंने बचपन में किसी आईएएस से इंटरेक्ट किया और समथिंग लाइक दैट, कि उन्हें मोटिवेशन मिल गया और उन्होंने अपनी जर्नी में कुछ ऐसी चीज देखी है जिसको वो बदलना चाहते हैं, या फॉर लाइक दे वांट टू सर्व द सोसाइटी, दे आर ड्रिवन कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है. अंदर से एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है कि मुझे कुछ तो करना है. सो दैट इनर सेल्फ अगर आपका बहुत बोल रहा है कि यस आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द कंट्री, और स्पेसिफिक डोमेन जहाँ पे आपको कुछ करना है, या कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपोजर रहा है जहाँ पे आपको लगा कि एक सिविल सर्वेंट बन के आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं या बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, these can be your motivations, but you have to find out your core motivation. For example, my motivation was like, why was I wanted to become a civil servant and reform the education sector and health sector. But education sector में चेंजेस लाना, उसको बेटर करना, इस सेक्टर में सर्व करना was my
पर्पस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस फेस किए, पर मुझे ये पता था कि अगर मेरे पास एजुकेशन है सो आई कैन अचीव थिंग्स, आई कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल. सो ऑलवेज आई वांटेड टू सर्व इन द एजुकेशन फील्ड एंड एजुकेशन सेक्टर. इसीलिए इवन इफ आई डिड नॉट गेट थ्रू, आई डिड नॉट गेट अ फाइनल सिलेक्शन इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, देन ऑल्सो आई थॉट कि मैं अपने आईटी की जॉब या वहां पे वापस जाने से अच्छा होगा दैट आई कम हियर एंड आई कंट्रीब्यूट समथिंग इन माई कैपेसिटी इन द एजुकेशन सेक्टर. एंड इस वाई की वजह से आपकी जो मेंटल सैनिटी है वो बनी रहती है, बिकॉज एग्जाम ना होने के बाद आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स इन द जर्नी इट इज नॉट ईजी. बट वेन योर वाई एंड द मोटिवेशन इज वेरी क्लियर, तो आपको पोस्ट रिजल्ट या पोस्ट जर्नी भी आप अपने मोटिवेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो माई मोटिवेशन, माई वाई वॉज दिस. यू हैव टू डिसाइड वॉट इज योर वाई. And if you know your why, do let me know in the comments, or you can email me your why if you're shy to put that in comment. And let me tell you, it is very important. चाहे ये भी रीजन हो कि आपको पेरेंट्स को प्राउड कराना, इट्स अ गुड इनफ रीजन, पर क्या ये कब तक आप सस्टेन कर सकते हो? क्योंकि इस एग्जाम में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, एक इनर मोटिवेशन जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है. इट्स अ गुड रीजन, बट कैन दिस बी अ कोर रीजन? इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू. आप अपना वाई आज ही फाइनलाइज करिए इफ यू आर स्टार्टिंग योर यूपीएससी जर्नी एंड यू हैव नॉट डिसाइडेड योर वाई. एंड लेट मी टेल यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जर्नी लंबी होती है. मिनिमम इवन इफ यू क्लियर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इट इज 2 years. एंड 2 years तक सस्टेन करना सेम बुक्स, आइसोलेशन हो गया, पढ़ाई करनी हो गई, एग्जाम के अप्स डाउन होते हैं, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाई होना जरूरी है. सो फाइनलाइज योर वाई and then you move to the next step. The second thing, अब आपका वाई तो क्लियर है कि आपको ये एग्जाम देनी है एंड क्यों देनी है, क्यों आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है. नाउ यू शुड नो योर एग्जाम. जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको एकदम डिटेल में, एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए. बहुत सारे लोग कहते हैं आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं. सुना होगा आपको भी. मेनी ऑफ यू मे बी सेइंग कि हाँ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, पर क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी तो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी बहुत सारे और एग्जाम कंडक्ट करती है. सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम हो गया. तो दीज आर ऑल्सो यूपीएससी के ही एग्जाम्स हैं. और ये आईएएस के एग्जाम नहीं है, क्योंकि आईएएस केवल एक डेजिग्नेशन, केवल एक ही पोस्ट है, एक ही सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. इसके अलावा पुलिस सर्विस इज देयर, रेवेन्यू सर्विस इज देयर. ऐसे करके अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे 20+ सर्विसेज आर देयर. मैनी ग्रुप ए, ग्रुप बी, सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, बहुत सारी चीजें होती हैं इस सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू. तो सबसे पहले तो ये समझिए क्लियरली कि आप कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ये आईएएस की एग्जाम नहीं है, इट इज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो कम से कम शायद हमारे रिश्तेदार, पेरेंट्स बोल देते कि हाँ वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है या फिर आईएएस के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कम से कम एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि आप कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एग्जाम का क्या पैटर्न है, what are the eligibility criterias and all, because you're just getting started, so you should have all the basics right. You should have the clarity कि आपकी एज क्या है, आप कब तक दे सकते हो, कितने अटेम्प्ट हैं, how the exam is conducted, in which month, so that you can plan your year and you can plan your study schedule and your target year. इसके लिए आपको एग्जाम के बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है. How to get the information? I would say go to UPSC website and download notification. तो आप 2026 का, मतलब दिस ईयर का नोटिफिकेशन 2026 का, आई थिंक 4 फरवरी के अराउंड ये नोटिफिकेशन आया था. तो आप सर्च करिए गूगल पे जाके यूपीएससी सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन 2026 एंड यू विल फाइंड दिस नोटिफिकेशन. आई विल सजेस्ट यू, इफ यू आर स्टार्टिंग, रीड दिस नोटिफिकेशन क्लियरली. अगर आप ये नोटिफिकेशन सर्च नहीं कर सकते हो और रीड नहीं कर सकते हो तो आप ये सोचो क्या आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो? पुट दिस हार्डवर्क. यू नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कमेंट में आएंगे कि मैम नोटिफिकेशन के लिंक भेज दीजिए, मैम एक वीडियो बना दीजिए जिसमें सब कुछ आप एक्सप्लेन कर दें, नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दें. जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे. तब क्या कोई और आके आपको एक्सप्लेन करेगा? नहीं. तो ये आप खुद से, डे 1 ऑफ लर्निंग है आपकी कि आप नोटिफिकेशन खुद सर्च करें, खुद डाउनलोड करें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें. ऑफकोर्स इसके सिंप्लीफाइड वर्जन्स, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज
present on YouTube. You can search हमारे यूपीएससी प्रेप पे भी फ्रॉम जीरो हाउ यू कैन प्रिपेयर एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन. देयर आर वीडियोज बाय अभिजीत सर. You can watch them, but still I encourage you to go search this notification and read them, and you will understand कि ये एग्जाम जो है वंस इन अ ईयर ही होता है, एक ही बार होता है. यूपीएससी सिविल सर्विसेज का बहुत एग्जाम है, जैसे सीडीएस ये 2 बार होता है. तो ये सारी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए. जैसे कि इसका प्रीलियम्स है वो मई में होता है. जिन लोगों का प्रीलियम्स क्लियर होता है उनकी मेंस अगस्त में होती है, एंड जिनकी मेंस क्लियर हो जाती है उनके इंटरव्यू दिसंबर मिड टू फेब तक कंडक्ट किए जाते हैं. So like based on the 2025 cycle I am giving you this information. So इस तरह से पूरी की पूरी एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, एंड मोस्टली मार्च अप्रैल के मंथ में रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाते हैं, एंड देन अगेन द साइकिल repeats from May, and every stage is a eliminatory stage. अगर आपकी prelims नहीं होती है then you don't move to the next stage and you will have to give the prelims again here in the next year. तो जिस भी स्टेज पे आप एलिमिनेट हो जाते हैं अगस्त की, अगर आपकी मेंस क्लियर नहीं होती है देन अगेन यू विल हैव टू गो टू स्टेप 1 विच इज गिविंग प्रीलिम्स मई में. तो इस तरह से, एंड अगेन इंटरव्यू नहीं होता तो अगेन एवरीबडी कम्स टू दिस साइकिल का बिगिनिंग पॉइंट. सो ये सारी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि वंस अ ईयर होता है, इन मंथ्स में होता है, सो दैट यू कैन प्लान योर ईयर. इसको एनी ग्रेजुएट कैन गिव दिस. यू मस्ट हैव योर ग्रेजुएशन डिग्री विथ यू बिफोर द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. दैट इज द क्राइटेरिया. आपकी एज 21 to 32 है जनरल के लिए. बेस्ड ऑन योर कैटेगरी यू कैन सी एज लिमिट. ये आपको नोटिफिकेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड देर आर 6 अटेम्प्ट्स फॉर जनरल, 9 अटेम्प्ट्स फॉर ओबीसी एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स फॉर एससी एसटी कैटेगरी. सो यू कैन गेट ऑल दिस information from the notification, but this basics should be very very clear if you're somebody who is just getting started. And prelims, mains और interview, these are the 3 stages जो होते हैं. एज आई टोल्ड प्रीलियम्स जनरली मई में होता है. इसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं विच आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स. एमसीक्यूज होते हैं. आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एंड यू विल हैव टू चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज हाउ प्रीलियम्स इज कंडक्टेड. इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड सी सेट. सी सेट इज क्वालिफाइंग इन नेचर बट इट इज बिकमिंग स्लाइटली डिफिकल्ट. तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है सी सेट के लिए भी और जीएस के लिए, तो डेफिनेटली बिकॉज इट डिसाइड्स योर कट ऑफ और इट डिसाइड्स योर मेरिट. ओके, सो दिस इज हाउ प्रीलिम्स इज कंडक्टेड. देन मेंस में 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के. एक वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है. देन देयर आर 7 पेपर्स जिसके अंदर जीएस होता है 1 2 3 4, एसए होता है, एंड 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ द मेंस इज. एंड ये 5 महीने लगभग बाद होता था, पर अभी द टाइम हैज रिड्यूस टू 75-80 डेज. ओके, आफ्टर प्रीलिम्स ये मई में है, ये अगस्त में हो गया. पहले इट यूज टू हैपन इन सितंबर अक्टूबर, बट अब ये जो गैप है ये बहुत कम हो गया. सो यू गेट हार्डली लाइक 80 डेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. इसीलिए मेंस की प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 9 पेपर्स है, तो ये 9 पेपर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, एंड 80 डेज आर टू लेस. दैट इज वाई यू नीड टू प्रिपेयर योर मेंस बिफोर हैंड. इस मई के पहले आपकी मेंस पूरी रेडी होनी चाहिए बिफोर अपियरिंग फॉर प्रीलिम्स. इफ योर मेंस इज रेडी then only you have a chance to qualify for the mains examination. Then interview, which is also called personality test. ये 275 marks का होता है. If you qualify mains examination, you go to Delhi and you give the interview. I hope you know your examination. और आज के बाद आप अपनी examination को बोलोगे कि आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के सिविल सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट हो, ना कि यूपीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट हो. सो यू विल हैव अ बेटर एंड क्लियर वोकेबुलरी एज कंपेयर टू अदर्स हु आर यूजिंग द जनरल टर्म्स. ओके, so this is the second step. Now the third step is understanding the syllabus. As we understood how your exam is conducted in 3 stages, now every stage का exam का syllabus is given. ये भी notification में मिल जाएगा. आपके यूपीएससी जर्नी के पहले 2-3 दिन तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ के समझने में और डिकोड करने में आपको स्पेंड करना चाहिए. तो आपको सिलेबस को बहुत ही डिटेल्ड में अंडरस्टैंड करना है. आई वुड सजेस्ट, अगर आप ये एफर्ट्स कर सकते हो, आप सिलेबस को एक्सेल शीट में ऐड कर सकते हो, या फिर आप जिस भी ऑनलाइन डिजिटल मीडियम या ऑफलाइन मीडियम जो भी करते हो, प्रिंट करवा लो, उसको बार बार रीड करो. सी व्हाट आर द टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स. इफ यू आर लाइक यूजिंग द डिजिटल मीडियम, पुट इट इन एक्सेल शीट. एक एक कीवर्ड के लिए देखो आप क्या सिलेबस यूज करोगे. व्हाट विल यू लाइक, हाउ मच टाइम विल यू गिव फॉर दैट टॉपिक, व्हाट इज गोइंग टू बी योर अप्रोच टू कवर दैट टॉपिक. ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन. सो यू शुड अंडरस्टैंड योर सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में पेपर 1 जीएस होता है, पेपर 2 सीसैट होता है. पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर. ये लगभग 7
पॉइंटर्स होते हैं जो कि प्रीलिम्स के सिलेबस में है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल सिलेबस, नॉट मच डिटेल, पर रफली ये ओवरऑल यही सब्जेक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। एंड GS1 जो पेपर 1 है इसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है, एंड बेस्ड ऑन इट यू गेट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। नाउ पेपर 2 CSAT, इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दिस इज एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेयर इंग्लिश पैसेज इज गिवन, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ्स होता है, एंड इसमें 33% मार्क्स चाहिए। दैट मीन्स 200 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें आपको 66 मार्क्स अगर आपको आ जाएंगे देन यू विल क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। दैट इज द आइडिया फॉर CSAT। मेंस में देर आर GS1 to 4। GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, दीज आर द टॉपिक्स। GS2 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इट्स अ वेरी डिटेल्ड सिलेबस। इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी होता है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। इट्स लाइक अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आर देयर इन GS3, यू नीड टू लुक एट द सिलेबस। देन GS4 हैज एथिक्स, तो एथिक्स का भी एक पेपर होता है जिसको आपको सेपरेटली मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है। एंड देन देर इज एस्से। सो दीज आर द टोटल 5 पेपर्स विच आई ऑलरेडी डिस्कस। ये मैंने सिलेबस को बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ टॉप लेवल के इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो रीड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस। उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको एक्सेल में डालिए, एक एक कीवर्ड को समझिए कि वो हिस्ट्री का टॉपिक है कि ज्योग्राफी है कि सोसाइटी है। यू डिकोड द सिलेबस, डिकोड द नोटिफिकेशन प्रॉपरली, उसको माइक्रो एनालिसिस करना है। सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको सिलेबस पता नहीं होता है, दे जस्ट थिंक कि अच्छा ये पढ़ना, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, दे आर नॉट सीइंग कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है सिलेबस। सिलेबस में भी सेइंग कि आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, एंड उसमें फिर आप जाके एंशियंट मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पर आपको उसको फ्रॉम द आर्ट कल्चर एंगल पढ़ना है, नॉट फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एंगल ऑफ द किंग्स एंड डायनेस्टीज। तो आपको सिलेबस को प्रॉपरली डिकोड करना है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी। एंड अगर आप सिलेबस को डिकोड नहीं करते हो देन यू कीप वॉन्डरिंग, एंड आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, बहुत हैपहजार्ड स्टार्ट हो जाता है। आई न्यू माई सिलेबस बाय हार्ट, मुझे पता है कि अच्छा ये टॉपिक है, ये कीवर्ड मेंशन है इन द सिलेबस, एंड इट हेल्प्स यू इमेंसली, लेट मी टेल यू, स्पेशली व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर। सो इंडेक्सिंग वाला जो पार्ट है दैट बिकम्स वेरी इजी, कि आप न्यूज़पेपर में कोई एक आर्टिकल पढ़ते हो, यू नो कि अच्छा ये सिलेबस के किस पार्ट का है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी ने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो उसमें एक फेथ सेक्शन होता है एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ आई थिंक 8th पेज जो रहता है आफ्टर द एडिटोरियल एंड एक्सप्लेनेशन पेज। सो फेथ सेक्शन में भी ना समटाइम्स वहां पे कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि थिरुवल्लभूर का कोई कोट आ गया, इंफॉर्मेशन, एथिकल वैल्यूज आ गए, या फिर कोई रिलीजियस लर्निंग्स आ गए। फॉर एग्जांपल जीसस के लाइफ से आप क्या सीख सकते हो, गुरु नानक के लाइफ से आप क्या सीख सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई रीड एंड आई रिलेट इट टू एथिक्स सिलेबस कि ओके यस, like lessons from a great personality is a syllabus topic in ethics. So this is how your syllabus helps you to actually implement the things and actually read things in a very in a direction, not just wandering here and there and कुछ भी बस पढ़ रहे हैं और पता ही नहीं कि क्यों पढ़ रहे हैं, कि हाँ बस हिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़ लिया, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो पता नहीं होता। तो सिलेबस को जितना डिकोड कर सको अपने लेवल पे, ये किसी और से डिकोड करवा के मत लो, खुद से जितनी बार आप एफर्ट डालोगे दैट विल बेनिफिट यू। एंड मेंस में ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है, दिस इज समथिंग दैट वी विल टॉक एज द नेक्स्ट पॉइंट मोर डिटेल में। 30+ सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे ऑप्शनल के लिए, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स भी हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं, एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स आर देयर। यू हैव टू चूज योर ऑप्शनल, क्योंकि टोटल 500 मार्क्स का होता है, 2 पेपर्स होते हैं, एंड ये रियली इट इज अ गेम चेंजर। ऑप्शनल कैन बी योर डिग्री सब्जेक्ट ऑल्सो, अगर आपका कोई टेक्निकल डिग्री है एंड यू लाइक दैट सब्जेक्ट then you can take this and you can research well, you should research well on your optional कि exactly कितने लोग ले रहे हैं, क्या पास परसेंटेज चल रहा है, is it a popular optional, इसके sources हैं कि नहीं, we will talk about this. So these are the things that you understand your syllabus, what are the papers exactly, किस पेपर में क्या syllabus है, by heart that उसको माइक्रो लेवल तक ले जाके एनालिसिस करिए, एंड अपने सिलेबस को आप प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको डिकोड करना स्टार्ट करिए, दैट शुड बी योर थर्ड टास्क। नाउ after this you can choose your optional, you give good amount of time, like maybe give 1-2 weeks to explore the topics, explore the optionals that are present and see
व्हाट ऑप्शनल सूट्स योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो ऑप्शनल को चूज करने में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये 500 नंबर आपको देगा। दो पेपर होंगे, 250 मार्क्स ईच। पेपर वन ऑफ द ऑप्शनल इज 250 मार्क्स, एंड पेपर टू जो है ऑप्शनल का, ये भी 250 मार्क्स का होता है। तो 250 मार्क्स का होता है। इट इज ऑल्सो इन डेप्थ। ये आपके लगभग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की इंफॉर्मेशन पूछते हैं। सो एंड आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपने ऑप्शनल के साथ। इफ यू डोंट लाइक योर ऑप्शनल तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ऑप्शनल को ऐसे चूज करिए जैसे आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, आप उसको एंजॉय करें, पढ़ने में मजा आए, आपको एक्सप्लोर करने का मन करे कि अच्छा एग्जैक्टली ये थियरी कहाँ अप्लाई हो सकती है, क्या हो सकता है। क्योंकि नेक्स्ट 2 years ऑफ योर लाइफ विल बी shaped by this decision. So decision making in the first 30 days is one of the most crucial qualities that you need to build. You, and one of the decisions will be choosing your optional. Decide what your optional is going to be. So मैंने जैसे बताया कि आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन से ऊपर लेवल की डिमांड है इसमें। इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए सोर्सेज हैं कि नहीं, एंड आपको स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, कंफर्ट के साथ नहीं जाना है कि हाँ ठीक है ये छोटा ऑप्शनल है, ये है वो है। कुछ भी बोले मार्केट में, यू हैव योर स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, देन ओनली यू चूज योर ऑप्शनल। आपके क्या डिसीजंस हैं, इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देयर इज वन वीडियो बाय अभिजीत सर ऑन हाउ टू चूज योर ऑप्शनल। if you have some technical graduation background, for example medical science, electrical engineering, mathematics, ऐसा कुछ है, and you like the subject, you have your interest, you can go with it, क्योंकि technical subjects में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं ऑप्शनल में। but if you're somebody who like whose graduation subject is not present in the optionals, for example computer science engineers, या फिर ऐसे टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं, या आपको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, और देर इज अ ह्यूज गैप आफ्टर योर ग्रेजुएशन, देन यू कैन गो विथ सम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। आई विल जस्ट टेल कपल ऑफ देम विच आर वेरी फेमस। तो जैसे कि कुछ 4-5 वेरी फेमस आर PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। दीज आर सम वेरी वेरी फेमस ऑप्शनल्स फॉर द पीपल जिनको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से हटके कुछ लेना होता है। देर आर मोर ऑप्शनल, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको वो टेक्निकलिटीज पसंद है कि नहीं। सो यू कैन चेक आउट, पहले आप फिल्टर आउट करिए कि 30 ऑप्शनल्स में से आप कुछ 5-6 पे नैरो डाउन करिए, एंड देन read the some basic books, read about that optional, and see if you're finding it interesting to study this optional for next 2 years, then only you go for that optional. So जैसे कि everything we discussed, these are some few things that you can keep in mind. Is your graduation subject an option? So as discussed, if the technical one is an option, you can go for it. Do you have genuine interest? Like ये तो है दैट यू हैव अ ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में, पर आपको इंटरेस्ट नहीं है, कैसे कैसे तो पास हुए थे, अब नहीं करनी मैथ्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली डोंट गो विद दिस ऑप्शनल। आर क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल? जैसे कुछ कुछ ऐसे ऑप्शनल्स होते हैं जिनके रिसोर्सेज आर नॉट दैट अवेलेबल, जैसे मैनेजमेंट हो गई, इसके रिसोर्सेज बहुत अबंडेंस में फेमसली अवेलेबल नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक ऑप्शनल्स जो होंगे। तो इफ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिसोर्सेज एंड गाइडेंस दोनों आप थोड़ा देखिए कि इज देयर एनी बडी हु कैन गाइड यू ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल में डेप्थ चाहिए, नॉलेज चाहिए। दैट इज वाई यू शुड मेक श्योर दैट रिसोर्सेज एंड गाइडेंस मेंटोरशिप इज अवेलेबल, then you can go for this particular optional. Otherwise you have a graduation into it and keen interest in the subject. ऑल्सो सक्सेस रेट ऑफ द ऑप्शनल यू कैन चेक कि कौन से ऑप्शनल्स अभी लास्ट कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने लोग ले रहे हैं। देर इज अ UPSC का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होता है। यू कैन सी द टॉपर्स ऑल्सो, कि टॉपर्स को रफली क्या मार्क्स मिल रहे हैं। लाइक इफ द टॉपर्स आर ऑल्सो नॉट गेटिंग सपोज 270+, दैट मीन्स ये ऑप्शनल में उतना स्कोप नहीं है, या ये ऑप्शनल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स। सो यू कैन टेक दिस कॉन्शियस डिसीजन। हाउएवर दिस शुड नॉट बी द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आई बिलीव अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, उनको इंटरेस्ट है, दे गिव देयर बेस्ट, तो दे कैन बिकम अ टॉपर एंड दे कैन सेट द प्रेसिडेंस की ठीक है इस ऑप्शनल में आज तक कभी 270+ नहीं आया था, बट मैं इसमें 300 लेके आ रहा हूँ। पर वो भी नहीं है कि इस तरह का एटीट्यूड कि आई वांट टू डू द हार्ड थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑप्शनल, कुछ अता पता नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं रखना है। अपनी लाइफ को जितना इजी बना सको UPSC प्रिपरेशन में उसको बनाओ। सो चूज ऑप्शनल वाइजली, दैट इज गोइंग टू बी माई सजेशन। इसमें आप 1-2 वीक अपने पहले 30 डेज में 2 वीक्स तो आप ऑप्शनल के चूज करने में डालिए। कोई टॉपर का वीडियो देखिए, सपोज आपने 3-4 ऑप्शनल नैरो डाउन कर लिया, तो टॉपर्स के वीडियोस देखिए कि व्हाट दे आर सेइंग, हाउ दिस ऑप्शनल वाज, हाउ दे चोज दिस,
एंड बेस्ड ऑन दैट यू सी रीड 1 2 बेसिक बुक्स, कोई पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए ऑप्शनल्स का जो भी आपने नैरो डाउन किया है, एंड सी इफ इट इज साउंडिंग समथिंग रेलेवेंट, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं. यू मे नॉट एबल टू आंसर इट प्रॉपरली क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, बट एटलीस्ट समझ आ रहा है क्या, फेमिलियर है, अच्छा लग रहा है पढ़ के, मजा आ रहा है टॉपिक में. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड योर ऑप्शनल. So spend some time, some research time here, and it is going to be very important time that and very important decision that you're going to take. Okay. Now next, finalize your book list. It is very important. Once you know your exam, you know your syllabus, you know the exam process, you know your optional. Now you need to finalize your book list and resources कि कहाँ से पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखेंगे एंड इसी का मल्टीपल रिविजन्स करेंगे. इट इज सेड कि अगर आपने एक बुक चूज करी है लक्ष्मीकांत, अगर आप पढ़ रहे हो पॉलिटी के लिए, आपको नेक्स्ट कोई बुक अगर पिक करनी है तो उसके लिए रीजन होना चाहिए कि आपको लक्ष्मीकांत में दी हुई हर चीज पता है, उसमें आया हुआ एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर रहे हो, एंड डिस्पाइट दैट यू आर नॉट एबल टू गेट अ गुड मार्क्स और यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन, देन ओनली यू शुड चेंज योर रिसोर्सेज. बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जो रिसोर्स रखा है वो आपको इन एंड आउट थ्रू आउट पता है, आपने उसको 10-20 टाइम्स रिवाइज कर लिया है, उसमें पूछे गए हर क्वेश्चन आप सही कर रहे हो. बिकॉज यूपीएससी में डायरेक्टली किसी भी बुक से क्वेश्चन नहीं आता. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, बट आई एम टेलिंग यू दैट देयर विल बी नो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक. अगर कोई बोलता है कि ये बुक पढ़ लो इससे क्वेश्चन आते हैं, इट्स अ लाई. यूपीएससी में एग्जामिनेशन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, तो बुक्स का यूज है टू गेट द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. एग्जाम में आपको इस नॉलेज को अप्लाई करना, सिंथेसाइज करना, दैट इज द स्किल विच यू विल बिल्ड इन दिस जर्नी. एंड इस पे एक्चुअली लोग बात नहीं करते. सबसे ज्यादा बात होती है अच्छा मेरे नोट्स पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो. मैं बोलती हूँ आप कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन आप अगर माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो कि अच्छा ये बुक या ये रिसोर्स है, मेरी नॉलेज बेस ये बन गई है, अब मैं इसके बेसिस पे अपने नॉलेज को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. तो बुक लिस्ट आप हर सिलेबस पॉइंट को देखिए, अच्छे से लिखिए, एंड उसके लिए आप एक रिसोर्स अपना फाइनल कर लीजिए. दिस इज द एक्सरसाइज दैट यू शुड डू इन द फर्स्ट 30 days. तो ऐसा मैं करती थी, ये मैंने अपने इनिशियल 30 days में ऐसा कुछ, मतलब नॉट द इनिशियल 30 days, आई मेड मेनी मिस्टेक्स. मुझे इनिशियली कोई, आई डिड नॉट हैड एनी मेंटर और गाइडेंस फॉर यूपीएससी इनिशियल फेजेस में. सो पहले बस ट्रायल एरर से किया था, बट आई रियलाइज कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट लिख लो, पेपर 1 में क्या है, एस्से है, उसमें क्या सिलेबस दिया गया है, एंड व्हाट इज द रिसोर्स यू आर गोइंग टू फॉलो, एंड फिर कब पढ़ने वाले हो. सपोज मे बी यू रीड फ्रॉम 10th जुलाई टू 20th जुलाई समथिंग. अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लो, तो यहाँ पे टाइम बना सकते हो. स्टेटस लिख लो कि एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, स्टार्ट नहीं किया, जो भी है, बेस्ड ऑन येस नो एनीथिंग यू कैन मेक. ऐसे टाइप के एक्सेल शीट्स बनाओ अपने लिए, ऑफ अपने, इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू यूज अ फिजिकल पेपर्स, एक पेजेस बना के रखो, उस पर लिखो कि सिलेबस पॉइंट ये है, इसके लिए मेरी ये बुक है. एंड वंस यू फाइनलाइज, ये काम अभी करो, पहले 30 days में सिलेबस के हर एक पॉइंट के लिए ऐसे प्रॉपर एक शीट बनाओ, एक इंफॉर्मेशन शीट बनाओ, चाहे पेज पे बनाओ या एक्सेल पे बनाओ, लेकिन बनाओ और देखो कि ईच एंड एवरीथिंग इस पॉइंट के लिए कि आपके पास रिसोर्स है, ये पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दिस शुड बी योर अप्रोच. एंड वंस यू मेक दिस इन फर्स्ट 30 days, like this can be done in first 5-6 days where you will finalize everything. इसके बाद क्या करना है, ट्रस्ट योर रिसोर्सेस. जस्ट ट्रस्ट कि मैंने पूरे रिसर्च करके ये किया है. नो फोमो, बिल्कुल नहीं करना है कि मेरा दोस्त तो ये बुक पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ रहा है. ऐसा कोई बुक नहीं है जिससे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आप अपने लिए एक बार एक लिस्ट को फाइनल करिए, आप वीडियोस देखिए, सर्च करिए, स्पेंड योर टाइम. जितना घूमना है, जितना फोमो करना है, अभी करो. अगले 10 दिन में बस यही करो कि सबकी रिसोर्सेस सुनो, पढ़ो, मोस्ट कॉमन जो सब लोग बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लो. दैट इज द सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू. तो फोमो में मत जाओ. एक बार रिसोर्स लिस्ट फाइनल किया, कभी भी डाउट आए अपनी शीट पे जाओ कि मैंने ये डिसाइड किया था, मैं इसी से स्टिक करने वाला हूं. इफ यू कैन डू दैट, इट विल सेव योर टाइम एंड सेव योर एनर्जी. एंड आफ्टर यू फाइनलाइज योर बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेस, ट्रस्ट इट. कोई फोमो, कोई कितना भी बोल दे कि इसी बुक से 100 क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे, बोलना भाई तू पढ़ ले, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने रिसोर्स से आएगा तो सॉल्व करूंगा, वरना छोड़ दूंगा. बिकॉज ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिससे क्वेश्चन आता है. एंड इफ यू आर कंफ्यूज, यू वांट द प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर 2027 एस्पिरेंट्स वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरी सब्जेक्ट इन डिटेल. यू कैन हैव अ लुक एट दिस वीडियो, एंड इसके बाद फिर आपको मोस्टली पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा ऑन द रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट टू यूज.
सो गो एंड चेक दिस वीडियो, इसमें ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे ज्यादा कोई बुक और पढ़ने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट इतनी भी पढ़ ली आपने तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई हैव गिवन द डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने रिसोर्स को फाइनलाइज कर लीजिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज whether to join a coaching or not. It is going to be an important decision, क्योंकि कोचिंग करना है या नहीं इससे फर्क पड़ता है। इट इज नीडेड और नॉट, माई आंसर इज नॉट नेसेसरी। इट डिपेंड्स, अगर आपको, इफ यू आर समबडी हु इज सेल्फ डिसिप्लिन्ड, हु इज एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बाय योर सेल्फ, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको, आपने, और ये कैसे पता चलेगा? पहले 20-30 डेज में आप बेसिक बुक्स को, एनसीईआरटीज को पढ़ के देखो, कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ के देखो, विच आई विल टॉक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो थोड़ा पढ़िए, देखिए कि आपको समझ में आ रहा है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बाय योर सेल्फ एंड यू थिंक यू कैन बी सेल्फ डिसिप्लिन, आपको समझ आ गया है, आपको फ्री रिसोर्सेज या फ्री गाइडेंस है, यू विल बी एबल टू फॉलो, एंड आपको कोई है जो आपको मेंटोर गाइड कर सकता है, कोई पहचान में है, देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग सेल्फ स्टडी। ऑल्सो अदर थिंग्स, जैसे कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म कैसा है, इन प्लेस है, सपोर्ट है कि नहीं है, एवरीथिंग, एंड डू यू वांट टू गो फॉर अ कोचिंग एंड ऑल, ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, बहुत नेसेसरी नहीं है। देर आर मेनी मेनी पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन विदाउट एनी कोचिंग। उसके बाद अगर कोचिंग का जो ज्वाइन करने का अगर आपका माइंड है, कोचिंग के कुछ बेनिफिट्स मैं बता सकती हूँ कि क्या है। जैसे कि इनिशियली जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ती हैं खुद से। फॉर एग्जाम्पल, आई इनिशियली फिगर्ड आउट एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, यू हैव टू फिगर आउट, एंड इसमें बहुत सारा ट्रायल एरर होता है, टाइम लग जाता है। बट however we are trying to come up with videos and guidance where we can give you some streamlined ideas in your preparation free of cost on YouTube. बट फिर भी बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब आपको स्पेसिफिक क्वेरीज आते हैं, डाउट आते हैं, फिर आप उसको सर्च करते हो, फिर थोड़ा भटक जाते हो। दैट इज वाई सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर इट इज कंप्लीटली डूएबल, पीपल डू इट। इवन कुछ ऐसे ऑप्शनल्स है जो भी लोग खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। The only thing required is self discipline and a lot of consistency to follow all these things. तो आप कर सकते हो, बेसिक है पढ़ना, कोई बहुत ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, जनरल स्टडीज है, बहुत टेक्निकल नहीं है, अनलेस योर ऑप्शनल इज समथिंग टेक्निकल। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कैन बी अंडरस्टूड बाय योर सेल्फ, बाय द बेसिक सेल्फ स्टडी। बट अगर, जैसे कि आई विल गिव यू एन एनोलॉजी ऑफ जिम, जैसे हम जिम जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो जिम में खुद से जाते हैं, इक्विपमेंट्स पड़े हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, बट मेनी पीपल आर देयर जिनको पर्सनल ट्रेनर लगता है, क्योंकि उनसे नहीं हो रहा है, या उनका फोकस उतना अच्छा नहीं है, या उनका पोस्चर नहीं है, उनको आ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली कैसे करना है, और सीख के करने में टाइम लगेगा। जो चीज मे बी पर्सनल ट्रेनिंग से 4 मंथ्स में आपका बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, खुद से करोगे तो 7-8 मंथ्स भी लग सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सब किसी को गाइडेंस चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन कोचिंग। यहाँ फिर कंटिन्यूअसली आपको स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, डायरेक्शन मिल जाती है, मोटिवेशन रहता है। जैसे अभी कंटिन्यूसली मेंटोरशिप इज अवेलेबल, यू कैन टॉक टू समबडी, एंड कॉन्सेप्ट्स भी आपको लेक्चर्स हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। एक स्केड्यूल भी मिल जाता है कि ठीक है, आपने अपना कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके स्केड्यूल को आप फॉलो कर रहे हो, एंड यू आर बीइंग कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। सो एक अकाउंटेबिलिटी मेथड आ जाता है, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मेंटोरशिप मिल जाती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स। इफ यू कैन लाइक अफोर्ड, यू हैव अ फाइनेंशियल थिंग्स इन प्लेस, तो आप कोचिंग को कंसिडर कर सकते हो। खराब नहीं है, पर नेसेसरी नहीं है। it is beneficial only, it can help you, provided you join the suitable courses for you, and आप अपने requirements को देखिए and join कर सकते हो coaching. Otherwise you can go with a self study. There is abundance of material and guidance available for free of cost on YouTube and internet. You use the internet wisely, you will be able to get through the process. And coaching के लिए, if you are looking for a coaching, we have UPSC Essential 2027 का कोर्स है। अगर आप 2028 टारगेट कर रहे हो, सो वी हैव अ 2028 कोर्स एज वेल। यू कैन विजिट courses.upscprep.com। यहाँ पर जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो 2028 का भी एसेंशियल का कोर्स है। एसेंशियल कोर्स की गुड थिंग इज दैट वी गो इन अ फेज वाइज मैनर। इनिशियली वी गो फॉर जीएस बेसिक्स, वेयर वी कवर एवरी सब्जेक्ट लाइव। द लेक्चर्स आर लाइव, फैकल्टी मेंबर आते हैं, वो आपको लाइव पढ़ाते हैं। इन लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है वो 3 years के लिए अवेलेबल है, एंड एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं, मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स को भी प्रिपेयर किया जाता है, इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइडेंस दिया जाता है, देन देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट सीरीज।
फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स, एंड देयर इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी अ मेंटोरशिप ऑल्सो। एंड इसका जो रिकॉर्डिंग का एक्सेस है, मेंटोरशिप का एक्सेस है, एंड करंट अफेयर का एक्सेस है, वो 3 इयर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका 1 ईयर का कोर्स खत्म हो गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। सो इफ यू आर कंसीडरिंग कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, यू कैन चेक दिस यूपीएससी एसेंशियल कोर्स। इसके ऊपर अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो मेक श्योर अगर आप ये ज्वाइन कर रहे हो तो एक डिस्काउंट कोड है विच यू विल फाइंड ऑन द वेबसाइट। इफ यू डू नॉट फाइंड इट, यू कैन ईमेल एट contact@upscprep.com। इनसे आप इस पर कांटेक्ट करके आप एक बार पूछ लीजिए कि क्या डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो दे विल गाइड यू if you are unable to find this 10% discount. So you can join UPSC Essential course. Now let's talk about the seventh step, which is very important. Now you have decided whether you want to join a coaching or not, what is your exam, what is your syllabus, you have finalized your book list. Now you need to set your study space. ये बहुत important है क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 2 years का टाइम स्पेंड करना है। ये जो भी आपका स्टडी स्पेस है, इट शुड बी क्लीन, इट शुड गिव यू गुड वाइब। वहां पे बुक्स होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, काम होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं कि बहुत नॉइसी है और आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बार बार। एकदम ही क्लीन नाइस स्पेस होनी चाहिए, अच्छी एनर्जी होनी चाहिए आजू बाजू। थोड़े बहुत आप चाहें तो मोटिवेशनल कोट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टडी स्पेस को सेटअप करिए प्रॉपरली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, मेरे मेंटर कॉल में लास्ट टाइम मंडे को ही मैंने लगभग आधा पौना घंटा एक लड़की से सिर्फ यही बात किया कि आप कैसे अपने स्टडी स्पेस को सेट करें, कैसे एक जोन में जाएं, बिकॉज शी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। उसके घर में बहुत सारा नॉइज डिस्टर्बेंस था, उतना स्पेस नहीं था, छोटे घर थे, तो फिर कैसे पढ़ाई करें, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन होते हैं मेरे मेंटर कॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ समबडी इज थिंकिंग अरे इस पे भी बात कर रहे हो आप, इनिशियल 30 डेज में ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इफ यू इग्नोर इट, बाद में फिर 2 महीने कैसे भी पढ़ा हैphazard, देन यू विल कम कि अरे मुझसे ये नहीं हो रहा है, ये इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज आ रहे हैं, एंड यू विल नॉट बी एबल टू बी कंसिस्टेंट। एंड फिर उसमें 2-4 महीने ऐसे ही वेस्ट होंगे, देन डैमेज कंट्रोल में पूरा टाइम चला जाता है। सो डिसाइड वेदर यू वांट टू गो टू लाइब्रेरी और यू वांट टू स्टडी एट होम। तो दोनों के अपने ही एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट सूट्स यू, यू कैन चूज एनी। सो लाइब्रेरी के लिए कैसा होता है, इट हेल्प्स। जैसे आई वॉज अ पर्सन जिसको लाइब्रेरी जाना पसंद था, उससे कहीं आप बाहर जाते हो तो एक डिसिप्लिन हो जाता है। एक तो कि हाँ लाइब्रेरी जाना है तो माइंड में रहता है, रूटीन आ जाता है कि अच्छा सुबह उठ के मुझे 8 AM तक लाइब्रेरी पहुंचना है। आई हैव गिवन अ टारगेट टू माई सेल्फ कि 8 AM से लेके 9 PM तक मैं लाइब्रेरी में रहने वाली हूँ, दिस इज माई टारगेट। तो अब मैं अगर ये 13 hours वहां पे स्पेंड कर रही हूँ तो इसमें फिर मतलब यू कैन कम होम, अगर लाइब्रेरी आपके पास में तो घर आ जाओ, लंच ब्रेक ले लो, थोड़ा इवनिंग ब्रेक ले लो। अदरवाइज फिर यू कैन कैरी योर टिफिन एवरीथिंग एंड यू कैन ईट देयर इटसेल्फ। सम लाइब्रेरीज अलाउ, सम डू नॉट, डिपेंडिंग ऑन दैट। आप सोचिए कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, इसके रीजन हो सकते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट है, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग को देख के आपका भी मन करता है पढ़ाई कर लें। सो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है लाइब्रेरी में, वेयर यू आर सीइंग पीपल स्टडिंग, यू गेट मोटिवेटेड, यू गेट अ डिसिप्लिन, यू गेट अ रूटीन कि अच्छा मुझे लाइब्रेरी जाना है। ऑल्सो यू नो व्हेन यू आर इन लाइब्रेरी यू शुड स्टडी। तो लाइब्रेरी का पर्पस बहुत क्लियरली आप डिमार्केट कर देते हो कि अच्छा ठीक है लाइब्रेरी में हूँ मतलब पढ़ाई करना है, घर में हूँ मतलब रिलैक्स करना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क फॉर मी। वेन एवर आई एम लाइक कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं तुरंत से लाइब्रेरी चली जाती थी हमेशा। सो वेन एवर आई डू सम सीरियस वर्क, रिसर्च वर्क, अभी भी मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन ये सब करने होते, सो आई गो टू सम स्टडी सेंटर और प्लेसेस वेयर आई सिट क्वाइटली एंड डू माई वर्क फॉर 3-4 hours एंड देन आई कम होम एंड डू माई वर्क। सो स्टडी के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना है। और ऑफ कोर्स अगर घर में इनफ स्पेस नहीं है, साइलेंट नहीं है, जगह नॉइसी है, बार बार डिस्टर्बेंस है, रिलेटिव्स आते हैं, नेबर्स आते हैं, कंटिन्यूअसली डोरबेल बजती रहती है, फैमिली मेंबर्स आके बात करने लग जाते हैं आपसे, तो उस वजह से इन सबको थोड़ा अवॉइड करने के लिए आप लाइब्रेरी जा सकते हो, इफ दैट इज द केस फॉर विद यू। सो यू कैन कंसिडर लाइब्रेरी। यहाँ पे जाने के टाइम पे कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि ग्रुप्स बना लेते हैं लोग लाइब्रेरी में, फिर करते हैं चाय पे चर्चा, ये अवॉइड करो। क्योंकि वहां पे पढ़ने जा रहे हो, चाय पे चर्चा करने नहीं जा रहे हो, वेयर यू विल जस्ट स्पेंड 2 hours डिस्कसिंग कि अच्छा हाँ एग्जाम ऐसा है वैसा है, ये टॉपर ने वो किया ऐसे किया, बड़ी बड़ी बातें जाके करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिस्कशंस चल गए कि अच्छा ट्रम्प को ये नहीं करना चाहिए था। सो अभी हम उस पर्टिकुलर प्लेस पे पोजीशन पे आए नहीं है कि पॉलिसी डिसीजन बनाने वाले हो। अभी आपको एक ही चीज करनी चाहिए, बिकम अ गुड स्टूडेंट।
बस एक अच्छा स्टूडेंट बनो। एक अच्छे स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना। अगर एक हाईली मोटिवेटेड सीरियस पढ़ने वाला ग्रुप मिल जाता है, जिनके साथ आप बैठ के एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, सोच सकते हो कि हाउ दे सॉल्व द क्वेश्चन, देन इट इज गोइंग टू बी अ जेम इन दिस जर्नी। अगर आपको एक अच्छा ग्रुप मिलता है, स्टडी ग्रुप, बहुत कम लोगों को मिलता है ये, लेकिन जिनको मिलता है इट हेल्प्स देम वेरी मच। तो अगर ग्रुप अच्छा है, सीरियस है, आप फिगर आउट करिए। अदरवाइज अगर ऐसा है कि चाय पे चर्चा करना है, घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लीज इसको, इस चीज में बहुत बहुत केयरफुल रहिए। जनरली अवॉइड ही करिएगा। अगर आपको जब तक लगता नहीं है कि बहुत सीरियस ग्रुप है एंड इट कैन हेल्प यू, मोस्टली खुद के जोन में रह के लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करिए। होम में अगर करना है तो अपने लिए एक कॉर्नर सेटअप कर लो। एक स्टडी टेबल हो अगर तो बेटर होगा। स्टडी टेबल, चेयर रखिए, उसको क्लीन रखिए, उसके ऊपर बुक्स, कुछ मोटिवेशनल कोट्स, सिलेबस सामने रखिए। एनीथिंग दैट हेल्प्स यू, क्लीन रखो, शांत काम प्लेस रखो। और यहाँ पे फोन नहीं होना चाहिए। जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे फोन को दूसरे रूम में या कहीं दूर रख दीजिए, स्विच ऑफ करके कहीं भी। फोन इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन, इसको नहीं रखना है अपने पास में। सो होम में इफ यू कैन गेट अ क्लीन नाइस काम कॉर्नर जहाँ पे आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा इन बिटवीन, अगर आप बैठे हो तो 2 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इफ दैट इज द केस, सो यू कैन स्टडी एट योर होम। इट इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर कि आप यहाँ पे कंफर्ट है आपको, कि कहीं पे कम्यूट टाइम जो है वो बच जाता है। कि ट्रैवल करना है 20 मिनट 25 मिनट तो जाने आने में लग जाएंगे, तो दिन का एक आधा घंटा तो सिर्फ लाइब्रेरी आने जाने में लग रहा है। कंफर्टेबल है कि आप अपने ही घर में हो, यू आर लाइक इन योर जोन, यू आर एट योर कंफर्ट। की खाना वाना खाने के लिए भी कोई इशू नहीं है। आप इमीडिएटली वेन एवर लंच टाइम आ गया आप जाके खाना खा सकते हो। यू कैन टेक अ ब्रेक, नैप ऑल्सो अगर आप घर में हो। एंड देन फैमिली सपोर्ट भी रहती है, बात कर सकते हो आप बीच बीच में अपने फैमिली मेंबर से इफ यू आर नॉट फीलिंग ओके। सो दीज तरह से होम हेल्प्स, बट ऑफ कोर्स थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। जैसे अगर घर में स्पेस नहीं है, बड़ा है, नॉइजी है, छोटे भाई बहन है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो मतलब दे नीड यू योर सपोर्ट एंड दे आर कॉलिंग यू कॉन्स्टेंटली, और डोर बेल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, then you can maybe think of going to library. Choose, if you can find a place in at your home then great. अदरवाइज यू कैन लुक फॉर नियर बाय लाइब्रेरी, जो भी अच्छी लाइब्रेरी लगे, क्लीन लगे, आपको सूट करे, आप चूज कर सकते हैं और उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। पर अपने स्टडी स्पेस को पहले 15-20 डेज में फाइनलाइज करके सेटअप कर लीजिए, और वहां पे जाके बैठने की हैबिट बिल्ड कर लीजिए कि यहाँ पे अब मैं अगर बैठा हूं इसका मतलब है मुझे पढ़ाई करनी है। दैट शुड बी क्लैरिटी। स्टडी स्पेस मीन्स studying. I am here, I am going to study. That is the clear signal you're giving to your brain. Okay. Now, build a daily routine. Study place is sorted, एग्जाम का डिटेल्स, बुक लिस्ट इज सॉर्टेड। नाउ यू बिल्ड अ डेली रूटीन, एंड ये डेली रूटीन फर्स्ट 30 डेज में बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 2 years, एंड दिस विल हेल्प यू बिकम कंसिस्टेंट एंड गेट अ रैंक। अगर अभी 30 डेज का टाइम है आपके पास, आपको एक रूटीन बिल्ड करनी है, यू शुड ट्राई टू गिव स्लॉट्स। स्लॉट्स में पढ़ाई करो कि सुबह मॉर्निंग में सपोज 8 to 12 का एक स्लॉट बैठ गए, फिर उसके बाद 3 to 6 PM का एक स्लॉट बैठ गए, फिर 7 PM टू रात को 7 to 9 10 का एक स्लॉट बैठ गया। इफ लाइक यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट, इफ यू आर वर्किंग एस्पिरेंट, तो आप देखिए आपको कौन से स्लॉट सूट सूट करते हैं, आपका रूटीन क्या है, अर्ली उठोगे कि नाइट रहोगे, जो भी रहेगा डिसीजन लो। 30 डेज में आपका रूटीन बनाओ, वॉट एवर सूट्स यू, मेक अ प्रॉपर डेली रूटीन। if you want to get more insight on daily routine, I have made a video a few days back on how you can have a perfect daily schedule, what to study, how to study, complete everything। वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, so you can check this video on our YouTube channel। एंड आपको इनिशियल डेज में 5-6 आवर्स बैठ के पढ़ाई करने की, फोकस करने की आदत बिल्ड करनी है इन फर्स्ट 30 डेज। नाउ फर्स्ट 30 डेज में 4-5 घंटे आप नोटिफिकेशन पढ़ के एग्जाम को डिकोड करना, वीडियोस देखना, रिसर्च करना, इसमें भी 5-6 घंटे जाएंगे आपके डेली। इसको सिंसियरली इफ यू कैन पुट दीज आवर्स फ्रॉम नाउ, आपका एपेटाइट विल ग्रो टू सिट एंड स्टडी। का जो एपेटाइट है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इट डजेंट हैपन इन अ सिंगल डे कि आज आप 1 घंटा पढ़ाई की और कल से आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सिट फॉर 5-6-7 आवर्स। यू कैन टारगेट 40 आवर्स प्लस पर वीक, एंड देन ग्रेजुअली आप इसको 50 आवर्स प्लस पे लेके जा सकते हो। एंड देर विल कम अ टाइम जब आपको इसको 60 आवर्स तक भी करना पड़ेगा। ये एग्जाम के जैसे जैसे आप एग्जाम क्लोज आएगी, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, आपका एपेटाइट भी बढ़ेगा और यू विल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सेटिंग द लाइक
वीकली टारगेट्स, हाउ मेनी आवर्स यू नीड टू गिव. सो डेली रूटीन सेट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ आफ्टर एवरीथिंग इज डन, व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्टार्ट योर फाउंडेशन सब्जेक्ट ऑफ एनसीईआरटी. जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी. दीज आर 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स. अगर आपके ये सब्जेक्ट्स स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, आपको समझ आ जाते हैं, तो आपके इस जर्नी में मेजर पार्ट यू विल कवर. सो मेक श्योर कि आप इनकी एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करो. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन सबको मैंने बुक लिस्ट में एक्सप्लेन किया विच एनसीईआरटीज टू रीड फॉर दीज थिंग, एंड यू कैन फाइंड मेनी वीडियोज ऑन एनसीईआरटीज, द बेस्ट एनसीईआरटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज टू रीड बाय अभिजीत सर ऑन आर यूट्यूब चैनल. तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं. सो एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ो एंड सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, देन what you can do, you can continue reading, you can decide whether to join coaching or not, depending on if you are able to follow everything that is explained in these books. उसके बाद आप सोच सकते हो कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैं फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट you can understand what is your reading speed, and then you can you know your reading speed. After that you can plan your targets, like if you are reading 10 pages per day, so sorry, 10 pages per hour, so you can plan कि if you are reading 5 hours per day, so you can read 50 pages. and suppose किसी एक एनसीईआरटी में 200 pages की बुक है एंड आप 5 hours पढ़ रहे हो, 50 pages per day पढ़ रहे हो, that means 4 days में you will complete this book. This is how you can plan your targets. ये बहुत ही practical and objective approach है to decide your targets. This is how you can decide your targets. इसीलिए थोड़ा पढ़ना भी चालू करना है हमें. फर्स्ट 30 days में सिर्फ स्ट्रेटेजाइज नहीं करनी है. 30 days इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके एनसीईआरटीज एंड ऑल आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज योर फाउंडेशन थिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड. एंड वेन यू आर रीडिंग इट यू थिंक दैट इसमें से लाइक एनसीईआरटी के पीछे एमसीक्यूज होते हैं, objective questions, also descriptive questions are there, like question answer format में you have to write in maybe 100 words, 50 words, ऐसे करके रहता है questions. So after you read a chapter, see the MCQ and descriptive questions. For the initial phase it will help your mind to build that approach कि अच्छा मैंने ये concept पढ़ा, am I able to solve the questions or not. These are going to be very simple and straight questions. Simple and straight questions. These are not going to be similar to UPSC level questions. These are going to be simple questions, but at least when you're reading the concepts, are you able to implement the MCQs? Are you able to solve the MCQs and descriptive questions or not? That you will get to understand. Okay. So this is what you can do as the 9th step. Now the 10th step is reading newspaper. So should you start reading newspaper from the start? See, my advice would be yes. Now let me put it in this way. न्यूज़पेपर क्या एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रिंट होता है देश में? नहीं. न्यूज़पेपर सिटीजन्स के लिए, आम नागरिकों के लिए, सभी के लिए ओपन है, कोई भी इसको पढ़ सकता है. लक्ष्मीकांत की किताब सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पर न्यूज़पेपर आप देखिए अपने आजू बाजू बहुत लोग पढ़ रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे, पर कोई ना कोई न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, मिंट हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, कुछ भी, या कोई लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज की न्यूज़पेपर हो गई. पीपल आर रीडिंग न्यूज़पेपर बिकॉज न्यूज़पेपर आर फॉर लाइक द अवेयरनेस, करंट ऑनगोइंग, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स के लिए होता है. ऑल्सो इट इज फॉर बिकमिंग एन अवेयर पर्सन. So if you are preparing for this important examination where you are going to become somebody who will take important decisions of for this country, तो आपको एटलीस्ट अवेयर सिटीजन तो बनना है. उसके लिए आपको सिलेबस बहुत पता होगा तो ही आप न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे. आई ऑनेस्टली डू नॉट अग्री मच टू दिस थॉट. ऑफकोर्स सिलेबस पता हो, बेसिक्स स्ट्रांग हो, तो आप न्यूज़पेपर को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. बट यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम योर प्रिपरेशन डे इटसेल्फ. इनफैक्ट पहले से भी आप पढ़ सकते हो. जब आप एस्पिरेंट नहीं भी हो, आपको नहीं भी करना, तो भी कोई पढ़ रहा है, इट्स अ गुड हैबिट टू हैव. मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड से न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे हैबिट था. सो आई ऑलवेज लव्ड रीडिंग न्यूज़पेपर, चाहे यूपीएससी देनी हो ना देनी हो, बट आई रीड न्यूज़पेपर. मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ भी आता था, एंड मेरे नेबर्स भी पढ़ते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी पढ़ते हैं. सो इट्स अ नॉर्मल थिंग टू रीड न्यूज़पेपर. हाउएवर यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना
ये एक स्किल है, एक डिफरेंट वे है। सो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी 2 hours इनिशियली, बट धीरे धीरे दिस टाइम शुड रिड्यूस टू 45 minutes और एट मैक्स 1 hour। दिस इज द आइडिया, बट ये आएगा प्रैक्टिस से। अब इस टाइम में अपने को फिट करना है 45 minutes या 1 hour में, दैट डज नॉट मीन कि आप पढ़ रहे हो बट समझ नहीं रहे हो। यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। If you do not understand it, there is no point of reading the newspaper. Got it? So इसीलिए न्यूज़पेपर आप पढ़ने की हैबिट डालिए, देखिए कि एग्जैक्टली exactly क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फ्रंट पेज पे क्या चल रहा है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट यू डिकोड द सिलेबस पॉइंट, अंडरस्टैंड द सिलेबस पॉइंट। तो जब आपने सिलेबस पॉइंट में देखा है दैट देर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन, तो जब भी कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है, देर इज सम वॉर, देर इज सम पैक्ट, तो आपको समझ आ गया कि ये आईआर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देर इज सोसाइटी इन जीएस 1। तो अगर कोई सोशल चीजें हैं कि वुमेन के साथ कुछ लाइक अ बिल हैज कम और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ चीजें हो रही हैं, उसको आप सोसाइटी से लिंक कर सकते हो। सिमिलरली लाइक इफ देर इज समथिंग एथिकल, कि किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने कुछ बहुत ही बड़ी चीज अचीव की है या कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, सो यू कैन लिंक इट विथ एथिक्स। So this is how your syllabus helps you indexing, like you index the news with the syllabus topic. So syllabus decoding is very important to understand what is relevant for the examination in the newspaper. But start reading newspaper, over time you will understand like how to read it, how to increase the speed, but read it to understand, not for completion. It is my request to you that never think कि मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। अगर ये 3 घंटे भी लग रहे हैं पर आपने अच्छे से पढ़ा, आपने जो भी पढ़ा उसे समझा, फोकस से पढ़ा, नॉट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 1 hour में कंप्लीट कर रहे हैं एंड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू जस्ट रेड इट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, देन आपने ये 1 घंटे वेस्ट किए हैं। इससे अच्छा आप पढ़ते ही नहीं, दैट वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज इट्स अ वेरी बैड फीलिंग दैट यू हैव स्पेंट योर टाइम, यू थिंक यू रेड बट यू एक्चुअली डिड नॉट रीड। डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, रीड इट बिकॉज यू एक्चुअली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट। तो इनिशियली ज्यादा टाइम लगेगा, बट ये पहले 30 डेज में, 40 डेज में ये हैबिट डाल दो न्यूज़पेपर पढ़ने का। अपने डे में फिक्स टाइम डाल दो कि यू आर गोइंग टू रीड द न्यूज़पेपर, एंड ओवर टाइम you will be able to read it efficiently and you will be able to read the most important news relevant for the examination. Okay, so this is how you can start the preparation. Now my final words for the people who are getting started. I think I spoke about syllabus and everything. One more tool that I want you to go through is PYQs. प्लीज गो थ्रू PYQs एंड लास्ट 5 years के प्रीलियम्स के एंड मेंस के PYQs आप डाउनलोड करिए। even if you don't read any book, please read them thoroughly, understand what kind of question is asked। if you can do this, you will understand my advice that book list बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी बुक लिस्ट। क्योंकि आप क्वेश्चंस जब देखते हो प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी, इट इज नॉट अबाउट फैक्ट्स एंड नॉलेज, इट इज अबाउट एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। इनफैक्ट इवन इन प्रीलिम्स अप्लाई कर पा रहे हो क्या आप नॉलेज को? इट विल आस्क योर लाइक अप्लाइड माइंड, नॉलेज का एप्लीकेशन पूछेगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा फैक्चुअली, देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन विच आर फैक्चुअली एंड डायरेक्टली, but most of the questions are analytical in nature and they want you to apply your brain. You should have multiple skills apart from just reading. So PYQs is something that you must read because PYQs and syllabus are the two things जो officially UPSC की तरफ से आता है, जो हमें help करता है to decode the examination, decode the process and to actually get the direction in which we should start our preparation and in which we should study. जब तक आप PYQs को अच्छे से नहीं देखोगे, आप बुक को रीड करते वक्त कॉन्सेप्ट्स को उस तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं करोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट द PYQs प्रॉपरली एंड बेस्ड ऑन दैट यू रीड द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मुझे इसका एप्लीकेशन समझ आना चाहिए। इफ आई हैव रेड दिस, हाउ द मेंस क्वेश्चन कैन कम, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से आपकी रीडिंग एंड आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव रीच्ड हियर इन द वीडियो, क्योंकि मुझे पता है हमारा फोकस टाइम इतना खराब है कि ये वीडियो में भी एट मैक्स 10 to 15% पीपल आर हियर, दे नो दैट दे आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन एंड दे शुड नो फ्यू थिंग्स इन डिटेल, प्रॉपरली पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है एग्जाम को, बेसिक फाउंडेशनल चीज सही करनी है। देन ऑल्सो
लोगों ने बीच में बोला कि हाँ ठीक है पता है छोड़ देते हैं देखते हैं बाद में, पर ये सब जो एडवाइजेज नाउ आई एम गिविंग दे विल मिस इट क्लियरली। तो फाइनल वर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, एंड देन आई वांट टू टेल यू कि प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ, ओनली योर सेल्फ। किसी के लिए आप अकाउंटेबल नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए अकाउंटेबल हो। सो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। पढ़ना है तो खुद के लिए पढ़ रहे हो आप, आपने ये एग्जाम क्लियर करने का डिसीजन लिया, इट इज योर चॉइस, नो बडी इज फोर्सिंग यू। अगर कोई फोर्स कर रहा है और सिर्फ उसके लिए आप ये एग्जाम दे रहे हो, तो लेट मी टेल यू इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर यू। आपके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं पढ़ने वाला हूं, मुझे पढ़ने का मन है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, सिर्फ दिखाना नहीं है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, honest with your preparation, and first 30 days में these are the qualities that you need to build। जैसे आप अभी बनोगे, जो आपका अभी एटीट्यूड एंड माइंडसेट रहेगा, ये आपकी पूरी जर्नी में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप फॉर द सेक ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर रीड करते हो, कि कोई लाइब्रेरी में बैठा है या घर में बैठा हुआ कोई देख रहा है, अच्छा मेरा बेटा या मेरी बेटी तो न्यूज़पेपर पढ़ती है, और आप न्यूज़पेपर बस पन्ने पलट रहे हो 2 घंटे तक, बस उसको देख रहे हो पर रीड नहीं कर रहे हो, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, तो इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यू आर नॉट एक्चुअली रीडिंग इट, यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग इट। तो डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी, बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ाई हो रही है तो पढ़ो, पढ़ाई नहीं हो रही बस बुक को देखे जा रहे हो, दीवारों को देखे जा रहे हो कमरे में बंद होकर, इससे अच्छा है बाहर जाओ, एंजॉय करो, बात करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द बुक एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। जब पढ़ रहे हो पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है कि येस आई एम स्टडिंग इट, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट इन द स्टार्टिंग 30 days, प्लीज डू दिस। दीज आर सम एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज दैट यू शुड बिल्ड, कि मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ और मैं अपने प्रिपरेशन में आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड नो फोमो, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, दैट इज वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आपने समझ लिया है, आपने पहले 30 days में स्ट्रेटेजिकली पूरे डिसीजंस लिए, नाउ यू आर गोइंग टू स्टिक टू इट, अनलेस ऑफकोर्स बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन टू आइडियाज, बट डोंट डाउट योर सेल्फ नाउ एंड देन कि हर चौथे दिन आपकी स्ट्रेटेजी बदल रही है। ये 30 days आप लीजिए, पूरे लीजिए, एंड अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करिए, पर इतना स्ट्रांगली बिल्ड करिए कि इसको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े, अंटिल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कन्विंसिंग कम्स कि अब तो पूरी स्ट्रैटेजी स्क्रैप करके चेंज करनी पड़ेगी। जब तक वैसा नहीं होता, अपने ऊपर बिलीव करना है, एंड अपने आप को ट्रस्ट करना है, एंड यू हैव टू बैक योर सेल्फ, बैक योर प्रिपरेशन। एंड वन thing if you can take from this video is be very honest with yourself in your preparation. Do the honest preparation, and I will definitely see your rank in the PDF. I will see your name in the list, I'm sure, if you're honest with your preparation. एंड आई अंडरस्टैंड दैट दीज 30 days आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आपको इसमें आपकी न्यू फाउंडेशन सही बनाना है और बहुत सारी मुश्किल हो सकती हैं, तो अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, आप इस वीडियो के कमेंट में डालिए, अदरवाइज यू कैन ईमेल मी, राइट टू मी एट neetu.tiwari@upscprep.com। दिस इज माई email ID। आई रीड ऑल द emails दैट यू गाइज सेंड। बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल सेंड किया था आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑल्सो कुछ अगर उनको क्वेरीज आते हैं, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग विथ एस्पिरेंट्स, एंड सब लोग जो मुझे ईमेल्स भेजते हैं, आई डू रेस्पॉन्ड टू देम, आई रीड ऑल द ईमेल्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और यू फेस एनी डिफिकल्टी, तो आप इस पे ईमेल करिए, एंड आफ्टर 30 days आपके 31st डे पे आके बताना कि क्या आपने इस वीडियो में बताए हुए ऑल द 10 थिंग्स यू फॉलोड और नॉट, all the 10 things you followed or not, you tell me after 31st day. I will wait and I will read your comments in this video. I am sure you are going to follow everything properly, and you will ensure that your foundation is ready. Thank you for watching. I hope you learned so much from this video. Do let me know in comments how you found this video. Thank you for your time.